अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पर रातों रात जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी रिज़ाइन देते हैं, उसी सिलसिले में आज हम खास बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं विक्रम मल्होत्रा जी के साथ, सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। विक्रम मल्होत्रा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि रातों रात लेफ्टिनेंट गवर्नर जी रिज़ाइन देते हैं, जिसके बारे में पहले मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं होती। ऐसा क्या होता है कि वो रातों रात ही रिज़ाइन दे देते हैं? देखिए, इसका जवाब तो आपको वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने ये फ़ैसला लिया है। जैसे आप लोगों के लिए या तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए ये हैरानकुन बात थी, वैसे ही हमारे लिए भी ये हैरानी का एक सबब था कि क्यों ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कुछ समय से ऐसा एक आभास हो रहा था, ऐसी एक फीलिंग थी कि ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि कुछ ऐसे फ़ैसले जो एलजी साहब ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया सेंटर की तरफ से, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो रोल था कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था। तो कुछ लोगों को ये कुछ सर्कल्स में ये था, पर इतनी जल्दी और इसी दिन को जब उनका पूरा अभी टेन्योर 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए भी हैरानकुन था। तो विक्रम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पाल मलिक जी, उसके बाद में ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, पहले उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया था, उसके बाद में इनके द्वारा कहा गया था 2 लाख नौकरियां आएंगी। तो ये देखिए कि गवर्नर तो चेंज हो गए, यूथ को तो कुछ मिला नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि 370 दफ़ा हटाने के बाद उस वक़्त जिस तरह के बयानात आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के भी आए थे, होम मिनिस्टर साहब के भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे हम उसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू में और कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हो। यहाँ के जो नौजवान हैं, जो भटका हुए नौजवान हैं, जो तमाम तरह से हम उनको अकोमोडेट करने की बात हुई थी, और उनको नौकरियां देने की बात हुई थी, पैकेजेस देने की बात हुई थी, ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के पास अपना रेवेन्यू नहीं है, तो जम्मू कश्मीर लार्जली डिपेंड करता है केंद्र पे अपने रेवेन्यू के लिए, पैसे के लिए। तो वहाँ से पैसा आएगा तो यहाँ डेवलपमेंट होगी, और यहाँ पिछले सालों से मिलिटेंसी भी रही, बहुत तमाम तरह के हालात ऐसे रहे जो नागवार थे एक डेवलपमेंट और एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए। तो उस लिहाज से बहुत उम्मीदें थी सेंटर से, पर मुझे लगता है कि 1 साल बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज हमने 4G खो दिया, अपना स्टेटहुड खो दिया, नौकरियां आई नहीं, डोमिसाइल भी आया पहले क्लास 4 का बिल्कुल जॉब्स रिज़र्व किए जम्मू के लिए, फिर उसमें तरमीम की जो अभी भी जिसमें गुंजाइश है कि उसको ठीक किया जा सके, और ऐसे ही अभी लैंड का डोमिसाइल नहीं आया, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और हमारी जो सरकार है उसके ख़जाने खाली हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो है आज हमको देखने को मिल रही हैं। आपसे खास बातचीत करेंगे। ये 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी, पहले उन्होंने लोगों को आश्वासन में लिया था, जो हमारी जनता थी, कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो कब से सरपंच की जो किलिंग है वो की जा रही है? आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने कहा था मिलिटेंसी ख़त्म की जाएगी, मिलिटेंसी ख़त्म हुई है? देखिए, एक ऑब्जेक्टिव जो 370 हटाने का दिया गया था वो ये था कि इससे मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, पर आप देख रहे हैं मुसलसल रेगुलर बेसिस पे इनकाउंटर चल रहे हैं, मिलिटेंसी पीक पे है, लोग रिक्रूट हो रहे हैं। बेशक लोकल एज़ पर पुलिस इंफॉर्मेशन की लोकल रिक्रूटमेंट कम है, पर आप देख रहे हैं अभी 3 दिन पहले एक सरपंच की हत्या हुई, कल फिर एक सरपंच की हत्या हुई। एक कश्मीरी पंडित सरपंच जो अपनी जान को हथेली पे लेके कश्मीर जाके चुनाव लड़े हैं, उनको अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी गई। आपने इंटरव्यू शायद सुना होगा इंडिया टुडे के साथ, एक सरपंच ने कहा कि हमारे को तो रहने को जगह भी नहीं दी गई। सो लोग दिक्कत में हैं। ये कैसा निज़ाम चल रहा है स्टेट का, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए एलजी साहब आए हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। शायद जो ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में समन्वय है, जो बैलेंस है, वो ये उसको बना के चल सकें तो लोगों को राहत मिलेगी। चलिए, हम इस बारे में जानते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले बयान दिया था कि 4G जम्मू कश्मीर में चले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इस पे कमेंट करना मुझे लगता है सही नहीं होगा।
उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि जिस तरह से टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ वो काम कर सकें, और उन्होंने वो किया भी। पर मैंने वही आपसे बताया कि कुछ कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है विद इन द सिस्टम कि जो कहा जाता है उसको जो किया जाता है उसको बदला जाता है, जो कहा जाता है उसको वापस लिया जाता है। तो तमाम तरह की कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स ही कह लें, उनको अपनी बात कहने का हक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है बात कहने की सबको आज़ादी है, बात लोग कह भी रहे हैं। आज ऐसी बात नहीं है, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अपने बात कर रहे हैं, हम अपनी बात रोज़ कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है बात कहना, बात करना और उसका असर होना तीनों अलग चीज़ें हैं। सो मुझे लगता है यहाँ बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, पर ग्राउंड पे असर नहीं है, उसका एक्शन नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो अपनी पार्टी स्टेटहुड के लिए फ़ाइट कर ही रही है, तो कहीं ना कहीं जब हम भाजपा के लीडर्स के बयानात सुनते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, स्टेटहुड का सपना देखना छोड़ दें। तो आपको क्या लगता है? नहीं, स्टेटहुड का सपना देखना छोड़ दें, मुझे लगता है जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो राजनीति का सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो हमारा पहचान थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान थी। डोगरा जो राजा थे, जो आर्मी के ऑफिसर थे, तमाम तरह के जो उस वक़्त के लोग थे, उन्होंने डोगरा राजाओं ने इसकी बाउंड्री जो है गिलगित बल्तिस्तान स्कार्डू तक पहुंचाई, लेह लद्दाख पूरा बहुत बड़ी स्टेट इसको बनाया। वो स्टेट बाद में हमारी पहचान बनी। तो जब आपने हमारी पहचान ही ले ली तो मुझे नहीं लगता है कि उसको रिस्टोर किए बगैर कोई चारा होगा, क्योंकि अपनी पार्टी का तो ये बहुत बेसिक फाउंडेशन इसी बात पे है कि हमने जो पार्टी बनाने का तय किया और हमने आगे पार्टी चलाने का तय किया, वो इसीलिए था कि हम समझते थे कि जब आपने 370 तोड़ना आपके मंशूर का हिस्सा था, पर स्टेटहुड हमारा लेना आपके मंशूर का हिस्सा नहीं था। और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जियोग्राफिकली इतनी बड़ी रियासत है कि उसको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आप नहीं चला सकते। आपको फ़ंड्स की एलोकेशन जो एक स्टेट को होती है और एक यूनियन टेरिटरी को होती है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और ये एरिया मतलब आप यहाँ से अगर लद्दाख को निकालने के बाद भी जम्मू और कश्मीर का जो मतलब एक बहुत वास्ट एरिया है, और उसके लिए आपको एक स्टेट का होना उसके लिए ज़रूरी है, एक एम्पावर्ड लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे चुनी हुई सरकार का जल्द अज जल्द बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आपसे 4G के बारे में। 4G का आज जो 7 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें वो एरियाज़ बताए जाए जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम 4G रिस्टोर कर पाएँ। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अभी तक 1 साल कंप्लीट हो गया, 4G नहीं, अगर कोविड का दौर चल रहा है, अगर हमारे बच्चे अंदर बैठेंगे, उनको स्टडी करनी है, उससे भी वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें हमारे जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी 4G की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी ये बात कि हमारी जो जनता है जम्मू कश्मीर की, वो 1 साल से 4G के पैसे दे के 2G की सर्विसेज ले रही है। हाँ, देखिए, इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस पे बात की, हमने भी इस पे बात करी, और हमने एलजी साहब से जब मिले थे लास्ट एक डेलीगेशन, हमने उनसे भी अर्ज किया था कि आप जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर के, जम्मू के, जहाँ आप वहाँ तो कम से कम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और ये बेसिक इट्स ए फंडामेंटल राइट, हमारा हक है कि हम कनेक्टिविटी हमारा को आज के दौर में कनेक्टिविटी के बगैर तो आप सब कुछ थम जाता है। और आज अगर आपको दुनिया के साथ मिलके चलना है, दुनिया के बराबर चलना है, तो यू नीड कनेक्टिविटी, यू नीड इंटरनेट। और उसकी ऐसी स्पीड, अगर जो प्रिमिटिव जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल नहीं कर रही, पिछड़े से पिछड़ा इलाका दुनिया का नहीं कर रहा, वो आपने जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप दिया है, और आप जम्मू कश्मीर को डेवलप करना चाहते हैं। वो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो मुझे लगता है अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, और मेक इन इंडिया में का इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एक है कि कनेक्टिविटी, स्टार्टअप इंडिया जो है उसमें भी कनेक्टिविटी चाहिए। सो जो बिजनेसेस रिलेटेड हैं इंटरनेट के साथ, उनको फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छोटी क्लास के हों चाहे यूनिवर्सिटी के हों, उनको भी आज अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दे नीड बेटर कनेक्टिविटी। और हर इंसान के पास ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, लोग मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4G जो रेस्टोरेशन है वो हमारा हक है और वो जल्दी होना चाहिए। चलिए हम आपसे ये सवाल करेंगे, जो हमारे नए गवर्नर हैं
तो आज इन्होंने ओथ भी ले ली है, यानी कारोबार संभाल लिया है गवर्नर का। तो आप किस तरह की, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि ये जो वादे करेंगे उनको निभाएंगे? देखिए, हम उम्मीद तो करते हैं कि ये, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, 3 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा इनको ये यूनियन टेरिटरी का कारोबार चलाने में। और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से लोगों के मुद्दों की तरफ देखेंगे और जो तमाम बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं यूथ के बारे में, यानी ये जो हमारे रोज़ GAD एस्पिरेंट्स, रहबरे खेल, इनके मुद्दे काफ़ी देर से चल रहे हैं और जेन्युइन मुद्दे हैं। 10+2 रमसा के लेक्चरर ले लीजिए, SPOs ले लीजिए, इनके अभी तक मसलात हल नहीं हुए। क्योंकि अगर हम मान के चलें कि 3000 हमारे साथ रहबरे खेल के टीचर्स हैं, बट इनके साथ इनकी फैमिलीज़ हैं, लाइवलीहुड चलाना है, तो ये सब आप किस तरह से देखते हैं कि अगर जो नए गवर्नर आए वो इन सब चीज़ों को किस तरह से डील करें? मैंने आपसे कहा कि हम उम्मीद ये करते हैं कि जितने भी मसाइल हैं, हर मसले का हल एक दिन में हो जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं है, पर अगर सरकार संवेदनशील हो, उनको सुने और उनको हल करने की तरफ कदम बढ़ाए, तो मुझे लगता है वक्त के साथ ये सब तमाम मसले जो हैं हल हो सकते हैं। और जो हमारा नौजवान जो आज मजबूरी में सड़कों पे उतरा है, और जो बेसिक, इसके अलावा देखिए जो आज क्राइसिस है, आज इतनी गर्मी है जम्मू में, पर लोगों को कितने घंटे बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। कई कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 3-3 दिन से बिजली नहीं आई, ट्रांसफार्मर जल गया है तो 4 दिन से कोई ठीक करने नहीं आया। तो ये इनह्यूमन जो एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पे बदलाव लाएं, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बदलाव आए। और ये तमाम मुद्दे जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, कोई भी खुशी से जम्मू कश्मीर को काफ़ी डिस्टर्ब स्टेट माना जाता है। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सारे मुद्दे, मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि जो नए LG साहब हैं उनको उन पे उसका संज्ञान लेंगे और उन पे एक्शन करेंगे। आखिर में कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19 का, आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स? कोविड का हमारी तरफ से एज ए पॉलिटिकल पार्टी यही मैसेज रहेगा कि इसको लाइटली ना लें और अपने जो तमाम SOPs हैं उनको फॉलो करें, और जितना हो सके उतना, जितना ज़रूरी हो उतना ही सोशल गैदरिंग्स और बाज़ार में मूव करें, गैर ज़रूरी मूवमेंट ना करें, और मास्क पहनें, और जितनी भी जो SOPs हैं तमाम सरकार के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाती है, उनको फॉलो करें। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के हवाले से 16 तारीख से जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहेंगे? उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को खुलना तो है ही, सो उसके लिए अपना प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें, और जितना ज़रूरी है उस तभी वहाँ जाएं, और ज़्यादा गैदरिंग हो तो अवॉइड करें। और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, चर्चेज़ की, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें, कम से कम लोगों में जितना भी ज़रूरी है, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको चलाएं। जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी। जैसे कि जो नए जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, ये उनका दिल से स्वागत करते हैं और यही चाहते हैं कि लोगों के मसलात को सुने और उन्हें जल्दी से जल्दी हल करें। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।